बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज हमारा कैरेक्टर है ट्रैजिक हीरो का, थिंग्स फॉल अपार्ट से, और ओकोंक्वो हमारा ट्रैजिक हीरो है। इसको मैं पहले इंग्लिश में दे चुकी हूँ ऑलरेडी, लेकिन अब आपके साथ उर्दू में डिस्कस करती हूँ। अपने जवाल का वो खुद बाइस बना। बताएं ना जरा क्यों अपने जवाल का खुद बाइस बना। फिर ये जो हमारे राइटर हैं इन्होंने दिखाया ईबो की सोशल लाइफ को, और जवाल दिखाया ओकोंक्वो का थिंग्स फॉल अपार्ट में। एचपी ने जब ये शुरू किया ना अपना प्ले यूमोफिया में, जब उसने दिखाया कि जनाब ये यूमोफिया का है, तो उसने यूमोफिया की ना एक कास्टमेंट, एक खिड़की खोल के हमारे सामने हमने अंदर दाखिल करवाया यूमोफिया में। फिर हमें दिखाया कि ये जो वहां पर ट्रेजिडी हुई, वो एक ऐसी ट्रेजिडी थी जो मजबूरी की बुनियाद पर हो गई। ओकोंक्वो जो कि हीरो था, वो जो था वो क्लैन था वहां का, लेकिन वो क्लेम नहीं कर पा रहा था कि अब वो क्लैन रहा है कि नहीं रहा, कबीले का सरदार रहा है कि नहीं रहा। लेकिन अपने फेल को तो वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था, अपनी नाकामी तस्लीम नहीं करना चाहता था। यही उसके डाउनफॉल का बाइस बना। यानी कुछ भी क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा ना जिसमें नाम आ गया करेक्टर का, तो आपने ओकोंक्वो का करेक्टर स्केच ही देना है। प्रोटैगनिस्ट को याद रखेंगे, नावल को याद रखेंगे। ये नावल है और हार्ट ऑफ द डार्कनेस नावीला था, ठीक है। कद का बहुत लंबा है और बड़ा स्टाउट है। स्टाउट होते हैं ना जरा जिद्दी और अकड़े किस्म के, और बुशी आईब्रोज हैं जैसे वो अक्सर होती हैं इन लोगों की, और वाइड नोज है। आप एक अफ्रीकी फेस अपने जहन में रखें। और इसके साथ साथ हमें दिखाई देता है बड़ा सख्त, बड़ा संजीदा और बड़ा ही हर्ष किस्म का बंदा। ये सारी क्वालिटी उसमें ये है, उसकी सख्ती इलामत करती है। जब सोता है तो खराटे मारता है और सांस लंबे लंबे खींचता है। जब चलता है तो अपनी टोज पर चलता है, यानी पीछे से हील अपनी उठा लेता है, ठीक है। ये सारी डिस्क्रिप्शन नावल में ऐसे ही दिखाई गई है। अब देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि जनाब वो चल नहीं रहा, वो पाउंड से कर रहा है। पाउंड के तो जंपे कर कर के ऊपर जा रहा है। अब उसमें कमी है, सब्र की कमी है उसके अंदर, और गुस्सीला बहुत ज्यादा है। और कोई भी ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता है कि जो जुबान से बात हो जाए, रेदर देन वो अपने मुंह से यूज करता है, मुक्का यूज करता है, यानी वो जुबान कम और हाथ ज्यादा इस्तेमाल करने वाला बंदा है। यही किया था ना इसने एंड पे, हाथ इस्तेमाल करके तो अपनी मौत को दावत दे दी। बंदा मार डाला, जुबान इस्तेमाल करता तो उसे भगा भगू देता। अब वो एक सेल्फ मेड है, अपने काम खुद करता है, और बड़ा तकरीबन दौलत भी उसने हासिल कर रखी है और अच्छी शोहरत भी उसके पास है। 9 जो कबीले हैं ना, वो पूरे के पूरे कबीले उससे वाकिफ हैं, उसकी शोहरत है। उसके मेहनती होने की वजह से, उसकी जाती हासिल की गई शोहरत है, उसे कोई मेहनत की वजह से मिली है। अब्बा ने नहीं दी। अब्बा कौन थे? उनका। उनका जो थे वो जनाब एक शराबी थे, कर्जे में डूबे हुए शख्स थे, और उन्होंने कुछ भी मुहैया नहीं किया अपने खानदान के किसी फर्द के लिए, और ना ही खाना उन्हें मुकम्मल दिया। यानी काम चोर, काम कुछ नहीं किया। ओकोंक्वो जो था ना, वो कंट्रास्ट था अपने बाप का। ये आपने याद रखना, अक्सर नावल में, ड्रामाज में आपको कंपेयर एंड कंट्रास्ट का क्वेश्चन देते हैं। ओकोंक्वो एक बुजदिल था, गरीब था, सुस्त था, शरीफ जरूर था, और दिलचस्पी लेता था म्यूजिक के अंदर। जैसे हमारा रांझा नहीं वंजली बजाता था, वंजली होती थी ना, बांसुरी बजाता था, ऐसे था। और सिर्फ वो शराब ही पीता था। जबकि वो ओकोंक्वो उसका उलट था, बहादुर था, दौलतमंद था, शदीद गुस्सीला था। और उसमें जैसे था ना, गुस्सा तो उसे आता ही आता था, और अटल जिद्दी भी था। एडमेंटली बहुत जिद्दी बंदा भी था। और म्यूजिक के खिलाफ जो है ना, वो जज्बात पर भरोसा करता था। अगर हम देखते हैं कि उसका अब्बा जो है वो अक्सर व बेशतर शराब पीता था और शराब के नशे में धुत रहता था, मगर हमारा ओकोंक्वो ऐसे नहीं करता था, ठीक है। वो शराब कौन सी पीता था? पाम की, एक पाम वाइन पीता था, जो बड़ी महंगी वाली होगी पाम वाइन, क्योंकि हमें तो अब इन चीजों का नहीं ना पता। अब उन लोगों को पाम वाइन का एक स्टाइल था, और उसे बड़े अच्छे और मुबारक मौकों पर पिया जाता है, लेकिन ये शख्स अक्सर पीता था। अब इसके बाद हमारा ओकोंक्वो एक ऐसा शख्स है जो अमली सरगर्म है,
अब यहाँ पर उसकी जवानी की सारी कहानी, हमने ओकोंको को उस वक्त देखा है जब वो तकरीबन बूढ़ा हो चुका था, 20 साल पहले की कहानी पे बात चलती है। जब वो जवान हुआ करता था, उसने बड़ी इज्जत हासिल की। जब उसने रेसलिंग का मुकाबला किया 9 गांव के अंदर, तो उसने इज्जत हासिल की। इसने एक रेसलर द कैट उसका नाम था, और आगे पता नहीं उसके नाम के, एमजलाइन करके उसका नाम था। ये आपके जो चैप्टर्स है ना करंट नोट्स के अंदर, चैप्टर 1 में इस बंदे का नाम लिखा हुआ है। चैप्टर 1 में एमजलाइन करके नाम है उसका, भी मेरे घर में नाम नहीं आ रहा। उस बंदे को इसने गिराया था, लेकिन उसको द कैट भी कहते थे, ठीक है। और उसकी कई सालों से किसी ने कमर नीचे नहीं लगाई थी। लेकिन ओकोंको ने अपनी जवानी में, 20-22 साल का था उस वक्त, या 19 का होएगा, जो भी था, यानी जवानी का इसका टाइम था, इसने उस शख्स की कमर को जमीन से लगाया था। एमा, AMALIN, लाइन्स, ZEZ, एमा लाइन्स, ये वो शख्स था जिसको द कैट कहा जाता था। और ऐसा जबरदस्त रेसलर था कि कोई भी इसकी जो है ना साथ रेसलिंग करने को तैयार नहीं था। लेकिन इसने शोहरत हासिल की जब ये जवान था। उस बंदे की कमर जमीन पे लगा के 9 गांव में शोहरत हासिल कर ली। और इसके पास 2 बड़े बड़े खेत थे यैम्स के, और इसने 3 शादियां कर रखी थी। इसकी जो सारी की सारे डिस्प्ले थी, जो भी इसमें जाहिर होता था, इसकी हिम्मत जाहिर होती थी। और जो कबाइल होते थे मैम ना, क्या टॉपिक चल रहा है? ये क्वांगपो का करेक्टर चल रहा है। और ये जो करेक्टर मैं आपको करंट नोट से करा रही हूँ 175 पेज पे। अब ये जो 2 कबाइल थे ना, उनके दरमियान जंग जो होती थी ना, उसके बाद आपको एक टाइटल मिल जाता था। टाइटल लेना ना एक बड़ा इज्जत का काम होता था, जैसे फर्स्ट पोजीशन आ जाना। इसी तरह से ये बंदे जब आपस में एक दूसरे से लड़ते थे, जंग करते थे, तो फिर उसके बाद जो भी इनको जीतता था उसको टाइटल मिल जाता था, और वो क्लैन में शामिल हो जाता था, यानी पंचों में शामिल हो जाता था हमारी जबान में। ये बड़ा ही बहादुर बंदा था, और किसी किस्म की जंग से खौफजदा नहीं होता था, और बर्दाश्त कर सकता था हर किस्म का खून खराबा। ये हमारे ओकोंको की बात कर रहे हैं। वो पहला शख्स था जो लेके आया था जंग के नए नए तरीके यमूफिया में, और दैट वाज हिज 5th हेड। अब वो 5वां सर भी ले आया था जंग में। पहले वो ह्यूमन सर लाया था, जो जमोफिया में जो जंग होती थी, और हमारा कॉन्को तकरीबन 5 दुश्मनों के सर काट के ले आया था। वो बड़ा बाइज्जत समझा जाता था, बड़ा बाएतबार शख्स भी था यूमोफिया के अंदर, और उसको चुन लिया गया था कि बड़ा जबरदस्त मैसेंजर है वॉर का, और उसको भेजा गया मुबैनियों में। ये मुबैनियों का बंदा, वो बंदी थी, मुबैनियों की औरत थी। मुबैनियों वालों के हाथों जो थी ना, इनकी औरत मारी गई थी, मुबैनियों। वो, और ये जहां गया था वो था मुबैनटा, और अब ये जहां रह रहा है वो है यूमोफिया। इलाकों के नाम देख ले। अब यहाँ पर उसको बड़ी ज्यादा इज्जत मिली, बहुत ज्यादा रेवरेंस भी मिली। और 2 दिन के बाद वो वापस आया एक लड़के के साथ जो कि 15 साल का था। याद रखिएगा, एकमी फ्यूना 15 साल का था, उसका नाम एकमी फ्यूना था। और एक नौजवान खातून भी ले आए अपने साथ, और फैसला ये किया गया जनाब, अब लोगों ने ये फैसला किया, जब उन्होंने ग्रोह जमा किया, मीटिंग रखी, तो उन्होंने कहा जनाब, ये जो हमारा वो बाबा था ना, ओबी अगबीफी इजीगो, ये जो हमारे वो इजीगो बुजुर्ग थे ना, उनके साथ आके उन्होंने पब्लिक में ये फैसला कर दिया कि अब फतून उसको दे दो जिसकी बीवी मारी गई, लड़के को रख लो, 3 साल बाद हम इसको कत्ल कर देंगे। 15 का है तो 18 का हो गया था ये। और को जो था, उसको एक खौफ जरूर रहता था कि उसको कमजोर मत समझा जाए, अपने अब्बा की तरह नाकाम ना समझा जाए, जो कि उना को नाकाम था। इसी वजह से अब ये शख्स जो था, ये बहुत सख्त रहता था, बड़ा अकड़ू रहता था, स्ट्रेंथ रहता था, बड़ा अकड़ू रहता था, बड़ा बिहेवियर सख्त रखता था अपने खानदान के साथ। 3 इसकी बीवियां थी और 8 इसके बच्चे थे। सबके सब को इसने अच्छा खासा डराया हुआ था। अब अगर चाक देखे तो वो दिली तौर पर जालिम नहीं था, लेकिन वो शो करता था कि मैं बड़ा जालिम हूँ। वो डरता था अपने आप से। वो डरता था इस बात से कि लीस्ट ऐसा ना हो जाए कि वो और उसके खानदान को कोई ऐसे बुरे दिन देखने पड़ जाए जैसे उसके अब्बा की मौजूदगी में इन लोगों ने बचपन में देखे हैं।
उसको याद था कि किस तरह से वो कट गए थे, किस तरह से वो बन गए थे मजबूर, तकरीबन अपने अब्बा की वजह से। और ये जब सुनता था किसी भी क्लैंसमैन से कि तुम्हारे अब्बा जान अजबाला हैं, कुआंको, तो ये कुजबाला का मतलब होता है औरतों जैसा, बहादुर नहीं था ना, अब्बा के पास एक भी क्लैन नहीं था। इसने बहुत मेहनत की, और इतनी मेहनत की कि मेहनत के अंदर सरगर्म रहा, इंटेलिजेंट रहा, इतना सरगर्म रहा, इतना सरगर्म रहा, दिन दुगनी इसने रात चुगनी तरक्की की और मजबूत हो गया। इसने काम किया अपने फार्म्स के अंदर, चाहे दिन थी चाहे रात था, चाहे डाउन शहर लगा लो चाहे बादशाह लगा लो, ये काम करता रहा। और इसने इतना काम किया कि इसने काम की तकरीबन पूजा ही कर डाली, यानी उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। विरसे में उसे कुछ नहीं मिला था, उसने जो कुछ लिया अपनी जिंदगी में अपनी मुसलसल जद्दोजहद और शदीद सख्त हार्ड वर्किंग की वजह से लिया। उसने सामना किया बहुत सी मसाइब का, और हमें उसके कैरियर के शुरू के मसाइब का पता चल जाता है जब उसने शुरू किया एक फार्मिंग। वो गया एक अपने जानने वाले नक्को नवेकीबी के पास। नवेकीबी ने उससे वादा कर दिया कि तुम्हें दूंगा बाबा, कोई 800 बीज दे दूंगा जेम्स के, बो लेना, जब बोलोगे तो मुझे जो प्रॉफिट होगा तो वापस कर लेना। अब वो बीज जब बोने गया तो बारिश ही नहीं हुई, बीज खराब हो गए थे। यहाँ से मैं ये पढ़ता था कि अक्वांकु वो मजबूत था, लेकिन एंड पे आके वो टूट गया था कबीले को टूटता देख के। उसी साल जब अक्वांको ने जेम्स के सीड्स उधार लिए, साल बड़ा बुरा गुजरा फार्मिंग के लिए, और वहां पर होना क्या था जनाब, तबाही हो गई। रेन ही नहीं आई, बारिश बड़ी लेट आई, और हमारे पास जो थी ना ये मिस्टर क्वांको की कोई अच्छी फसल की खबर ना पहुंच पाई। उसने उम्मीद नहीं हारी, याद रखिएगा यहां से, उम्मीद उसने नहीं हारी। उसने उन्हीं सीड्स के जो इसके अपने रह गए थे, और कुछ उसने लिए थे 800 सीड्स अपने एक जानने वाले नवकबी से, और 400 जो थे ना उसके अब्बा के दोस्त से ले लिए, और सीड्स उसने ले लिए। उसने फिर बोए दोबारा, अगले साल ज्यादा बारिश हो गई, सारे के सारे जैम बह निकले। किरदार देखे बंदे का, मेहनत की उसने, एक साल प्रॉफिट नहीं हुआ, दूसरे साल फिर उसने किया, पहले बारिश ही नहीं हुई, दोबारा इतनी बारिश हुई कि सारा खेत ही खराब हो गया, सारे के सारे ढेर लग गया उसका। लेकिन उसके जो बैरन थे ना फुल वाटर हो गए, बैरन खेतों में पानी भर गया, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, और ये जो क्रॉप थी ना वो ऐसे लग रही थी जैसे किसी का जनाजा ही निकल आया है। एक आदमी जो कि उसके गांव का था, उसने कोशिश की कि एक ऐसा कपड़ा बांधे और एक ब्रांच ट्री के साथ बांधे और अपने आप को लटका ले। ये वही आदमी है हमारा कॉन्को। एक कॉन्को जो इतनी मेहनत करता था, एंड पे आके उसने ये कोशिश कर दी कि कपड़ा बांधे और ब्रांच के साथ लटक के अपने आप को मार डाले। हिम्मत टूटी थी उसकी अपने कबीले को टूटता देखकर, अदरवाइज वो इतना मेहनती था कि वो हिम्मत नहीं हार रहा था। यम्स उगाना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन बैंको ने क्या किया, वो एक बड़ा शदीद जंगजू रहा। उसने कहा सिंस आई सर्वाइव्ड दैट ईयर आई शैल सर्वाइव एवरीथिंग। ये जिस साल इसकी फसलें नहीं आई, उसने कहा मैं अगर ये बर्दाश्त कर गया ना सब कुछ बर्दाश्त करूंगा। हाँ हाँ, अच्छे दिन हुआ करते थे, फिर और अच्छे दिन आ गए, ताहम इसके गुड डेज शुरू हो गए, और वो एक लिटिल एरोगेंट बन गया, गरूर आ गया यहाँ से, यूबरस मार्सिया का टाइटल शुरू हो गया, और वो बन गया बड़ा ही गुस्सीला, बड़ा खुरदरा, रफ, बड़ा हाउटी। यानी अब उसने बड़े लो से अपना कैरियर स्टार्ट किया था। जब उसे ये सब कुछ मिल गया ना तो उसकी आजिजी जो थी ना वो खत्म होके रह गई, और वो बड़ा गरूर वाला बन गया, गुस्ताख बन गया, मगरूर बन गया। एक मीटिंग के दौरान उसने बेइज्जती कर दी एक मेंबर की, और जो मेंबर्स होते थे ना वो जाहिर है उनकी थोड़ी सी इज्जत तो रखनी पड़ती थी ना, और उनको उसने मलामत कर दी। फिर दूसरों ने इसकी मलामत कर दी, इसने बेइज्जती की किसी बंदे की, दूसरों ने इसकी मलामत की, तो इसे माफी मांगना पड़ गई। उसने अपनी बीवियों पर और अपने बच्चों पर हुकूमत की थी, और एक हैवी हैंड के साथ हुकूमत की थी, यानी हैवी हैंड को अंडरलाइन करे, सख्त सलूक करता था उनके साथ। एक दिन इसके खानदान में अगर कोई बंदा ऐसा होता, अगर कोई इसके खानदान में इसकी नाफरमानी कर देता,
तो वो बंदे को पीट पीट कर उसका बुरा हाशिर कर देता। इसी तरह से एक दफा जब इनका हफ्ता अमन था, उस दौरान इसने अपनी सेकंड बीवी की अच्छी खासी पिटाई कर दी, क्योंकि जनाब उसको ये पनिश दे दी कि उसने एक दिन खाना टाइम पे नहीं पकाया था। किसी हमसाये के घर बातें करने चली गई, वापस आई तो खाना नहीं पका हुआ था, और उस दिन उसकी टर्न थी। एक ने कहा कि जनाब यहाँ पर जो 3 बीवियां थी, अगर इसने खाना नहीं पकाया तो कोई पहली पका लेती या तीसरी पका लेती, इसका इंतजार क्यों कर रहे थे? लेकिन पहली तीसरी क्यों, सौतन का काम करती, आज सौतन की टर्न लेती थी तो उसी ने पकाना था ना खाना। तो अब जनाब उन्होंने भी कहा अच्छा ही हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंशली नतायज के तौर पर उसे सजा मिली, क्योंकि प्रीस्ट ने उसे सजा दी कि व्हाई यू हैव बीटन योर वाइफ इन द वीक ऑफ पीस। क्यों मारा है उसे आज? ये गॉडेस ऑफ अर्थ का टाइम था और उसका नाम था एनी, गॉडेस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं। अब उसका बड़ा ही ज्यादा मुतासिर कुन जो इन्फ्लुएंस था ना, वो उसकी बेटी थी। बेटी जिन्मा से तो बड़ा ही मुतासिर होता था, और वो समझता था कि वो अपने बाप की तबीयत को बड़ा अच्छा समझती है। जब रिटर्न होता है ना किलिंग करके एकमी फ्यूना को, तो कुछ भी नहीं खाना खाता, 3 दिन तक खाना नहीं खाता। यहाँ से पता चलता है कि वो दिल ही बुरा नहीं था, सिर्फ एक जिन्मा ही होती है जो तैयार करती है खाना और अपने अब्बा को ऑफर करवाती है खाने के लिए। उससे बड़ा प्यार करता है और सोचता है कि काश तुम मेरा बेटा होती। अक्वांकुआ एक ट्रैजिक हीरो है, और एक क्लासिकल सेंस पे अगर हम उसे देखते हैं तो बड़ा ही आला बरतर करेक्टर है। वेल नाउन है पूरे 9 कबाइल के दौरान। उसकी ट्रैजिक फ्लो की वजह है उसका गुस्सा, उसकी तेज तबीयत, और उसका शॉर्ट साइटेडनेस होना, यानी थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, आपका दायरा सर्कल तंग नजरी वाला होना, उसका तशद्दुद, ये सारे उसके ट्रेजिक फ्लॉ की रीजंस हैं जो उसकी तबाही का बाइस बन गए। वो चाहता था कि उसका बेटा नॉय जो है ना, एक बड़ा कामयाब आदमी बने अपनी जिंदगी में, और यही वजह थी कि वो उसके साथ बड़ा गुस्से से बर्ताव करता था, बगैर उसको देखे, बगैर इस बात को समझे कि बच्चा नहीं इतना गुस्सा बर्दाश्त कर रहा, उसकी तरफ अच्छा खासा सख्त सलूक रखता था, और इस वजह से बेटा बागी हो गया बाप से। अगर हम देखते हैं तो इस बात का हमें कभी भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो अपने इमोशंस को लोगों के सामने नहीं बताता। वो कहता है अगर मैं इमोशंस बता दूंगा तो मुझे लोग कमजोर कहेंगे, उसको कमजोर कहलवाने का गम खाए जाता है, और ये उसका ट्रेजिक फ्लो है। एक्मी फ्यूना को कत्ल कर देता है क्योंकि उसको डर होता है, अफ्रेड ऑफ बीइंग वीक, ये अंडरलाइन कर ले। और एक्मी फ्यूना इसके पास आता है, इसकी फैमिली में रहता है, और क्वांको भी हैप्पी हो जाता है। और क्वांको मोहब्बत करता है लड़के के साथ, लेकिन उसको गुस्से से ट्रीट करता है। अब जब इसको मिल जाती है इजाजत के जनाब, अब एक साइन ऑफ वीकनेस उसके पास आ जाता है कि उसको बच्चे से मोहब्बत हो जाती है, मगर इसके बावजूद वो उसको कत्ल करने में हिस्सा लेता है। और नुआए जो एक्मी फ्यूना के साथ बड़ा ही रच बस जाता है। एक्मी फ्यूना वो लड़का होता है ना जिसकी बलि चढ़ाते हैं ये लोग, नोआ इसका अपना बेटा होता है। अब और दूसरे लोगों को, अगरचा वो दिल का बुरा नहीं होता, लेकिन बड़े हैवी हैंड से इन लोगों के साथ बुरा सलूक करता है। एक सैड एक्सीडेंट आ जाता है इसकी जिंदगी में और इसका ट्रेजिक एंड हो जाता है। जब जीडोज फनरल, वही उसी बाबे की जो होती है ना, बुरा बुजुर्ग होता है, उसके जनाजे के दौरान एक पीस ऑफ आयरन इन्होंने देना होता है, बाबा जी की मौत पे सलामी पेश करनी होती है, तो वहां पर गन के कुछ इन्होंने वो सलामियां देनी होती हैं। अब उसी चक्कर के अंदर जो बॉडी होती है ना अजीडो की, उसे 16 साल बच्चे को, उसका ही 16 साल लड़का, उसको गोली लग जाती है। ये तो एक जुर्म हो जाता है ना गॉडेस ऑफ अर्थ के दौरान, कि क्यों किल कर दिया एक क्लैंसमैन ने, एक कबीले के सरदार ने, और नतीजतन ओकोंको को फेस करना पड़ती है 7 साल की जिलावतनी, और उसे मोबांटा भेज दिया जाता है क्योंकि अम्मा का गांव होता है, नेटिव गांव होता है उसकी माँ का। वो ख्वाहिश करता है कि वो दोबारा हासिल कर ले अपना सेम स्टेटस अपने जुमोफिया के अंदर जो उसने बहुत पहले कभी इंजॉय किया था, मगर जब वो वापस लौटता है तो सारा एग्जाइल के बाद वो देखता है मिशनरीज ने अपने कैंपेन बना लिए हैं। यहाँ पर तो मिशनरीज ने अपने वो मौजूद ना मोहम परस्ती शुरू कर दी है, अपने वो ग्रोह बना रखे हैं,
एरिया बना रखे हैं हर क्लाइमेक्स में। वो चाहता है कि फेस करे चैलेंजेस को, और एक सिंगल हैंडेड अकेला ही चाहता है, मगर नाकाम हो जाता है। नतीजतन कम्युनिटी सुसाइड उसे करना पड़ती है, अकेला लड़ता है ना मशीनरीज के साथ। बताया था ना हमने पहले पिछले में डिस्कस की। तो आया, इनको उसने हटाया तो इसने उसे एक ही को पकड़ के मार दिया, दूसरे को उन्होंने भाग जाने दिया और नतीजतन इसे मरना पड़ गया। यही फेलियर था इसके कल्चर की तबाही का, कि वो मुकाबला नहीं कर पाए थे इन लोगों का। बड़ा ही सच्चा मुहब्बे वतन बंदा था, और ये याद रखे फ्लेमिंग फायर इसे कहा जाता था, सुलगता शोला कहा जाता था इसको। और बड़ा ही इंटेंस शदीद गुस्सीला बंदा था, और गुस्सा तो इसका बहुत ही खतरनाक था। और जब ये से गुस्सा आता तो शोले इसके समझने निकलते और फ्लेम्स बनते, फायर और फ्लेम्स बन जाते। यानी लगता है ऐसे कि दहक रहा है ये गुस्से से, गुस्से में लाल पीला हो रहा है। यही उसका एक इमोशन था जो एचबी ने हमें बताया है इस कैरेक्टर के बारे में, कि फायर डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग, इट कंज्यूम्स को। आग वाला था ना गुस्सा, उसने उसको ही खत्म कर डाला, उसकी जिंदगी ही खत्म कर डाली। खुद में आग भरी भरी थी ना, तो आग जहां लगती है वो उस चीज को जला देती है। तो अकांको जिस्मानी तौर पर और जज्बाती तौर पर तबाह हो चुका था। एक्मी फ्यूना और ये जो अगबीफी है और इजीडोस का बेटा, ये विक्टिम बना इसके जिस्मानी डिस्ट्रक्शन का, जबकि इसकी सप्रेसिंग, इसका दबाव, जो जज्बात को दबाना, उसकी वजह से इसको पता लगा कि अजिनमा और एक्मी फ्यूना जो दोनों थे इसके, अजिनमा की और एक्मी फ्यूना की, इसने जज्बात को दबाया, इसने उनके बारे में अपने जज्बात को नहीं बताया, तो वो फिर इसकी जज्बाती तबाही का बाइस बनी। ये बात है। अब आग चूंकि जला देती है और पीछे क्या बचता है, राख का एक ढेर। और कॉन्को भी तो ऐसे हुए, अपने आप को जला बैठा और अपने शदीद गुस्से की वजह से अपनी जिंदगी तबाह कर बैठा, और उसे मौत का सामना करना पड़ा खुदकुशी की सूरत में। एक ऐसा शख्स था जो कि मजबूत था लोहे की तरह, उसकी मर्जी आयरन विल थी, लेकिन वो तब्दील हो गया अपनी किस्मत के हाथों, और उसका शान का रास्ता खत्म हो गया। उसने जितनी एफर्ट्स की थी वो सब चली गई, और उसकी किस्मत में क्या था, स्माइल किया उसके ऊपर, किस्मत मुस्कुराई कि तुम जो भी करो शादोला जिन दवे मौला, जिसे अल्लाह दे उसे कोई नहीं छीन सकता। तुमने बेशक ले लिया, लेकिन जितनी इज्जत तुम्हें अल्लाह ने देनी थी बस उतनी ही देनी थी, बाकी तुम्हारी किस्मत में नहीं थी। ये कहता था ना, मैं किस्मत बदल लूंगा अपनी मेहनत करके, ये करूंगा, लेकिन यही बताया कि किस्मत ऊपर वाले के हाथ में है। वो मुसलसल मेहनत करता था, जद्दोजहद करता था अपनी गुर्बत के खिलाफ, और अपने स्टेटस को उभारना चाहता था खुशहाली की तरफ। इसके बावजूद उसे फेस करना पड़ी बहुत सी मुश्किलात, मगर वो पुरअज़म रहा और मेहनत करता रहा। उसने बिल्ट किए 3 घर, 3 बीवियां थी ना, तीनों को अलग अलग घर लेके दिए, अपनी तीनों बीवियों के लिए अलग अलग घर बनाए, तीनों के खर्चे उठाए, और वो बन गया एक कबीले का आका, अपने कबीलों में से कबीले का आका भी बन गया अपनी मेहनत के बलबूते पर। और उसने बहुत सी जो मीटिंग्स थी विलेज में होती थी, जैसे पंचायत लगती थी, तो अटेंड की, फेमस हो गया, झगड़े भी सुलझा देता था ना। बड़ा बाएतबार भी था क्लैंसमैन के दौरान कि भाई इसी बंदे की बात सुनी जाती है, बड़ा अच्छा है। और अटेंड करता था सारे मेले, और सारे इंसेस्टर्स के जो अबाही इनके होते थे ना, अबाओ अजदाद के जितने भी इनके मेले होते थे वो अटेंड करता था। कांको ने खत्म कर ली अपनी जिंदगी एक सच्चे हीरो की तरह, क्योंकि उसके एंसेस्ट्रल जो थे ना कल्चर और ट्रेडिशन को खत्म किया जा रहा था, वो आंखों से वो तबाही नहीं देख पाया। बड़ा ही इज्जत बंदा था, एम्बिशियस थे, उसमें हौसला था, करना चाहता था कुछ, आयरन विल का बंदा था, लड़ा बहुत सी जंगों में और लाया कई सर दुश्मनों के निकाल कर, सही कई सर काट के लाया था। ये वो एक आदमी था जो कि बागी हो गया, लेकिन उसकी तंग नजरी, उसका गुस्सा, उसकी सख्त तबीयत, उसका तशद्दुद नतीजा बना उसके ट्रैजिक एंड का। इसके बावजूद उसके अंदर एक हीरो की सलाहियतें मौजूद थी। नाकाम हो गया तब्दील करने में अपने आप को, ये थी वजह। He couldn't change himself according to the situation.
बाजू का हमें हालात के बदले में अपने आप को बदलना पड़ता है। इसी चेंज के हालात की वजह से वो बन गया था और तमाम वजूहात जो आई उन्होंने उसे धकेला कि वो ले ले अपनी जिंदगी, अपने ही हाथों अपनी जिंदगी ले ले। ओकोंको के किरदार को हमने समझ लिया जनाब, इसकी देख ली मजबूती। अब हम नेक्स्ट अपना करेक्टर करते हैं।